सवाल है, भीड़ को वोटों में कैसे तब्दील करेंगे? दोनों गठबंधनों से किसे नुकसान पहुंचाएंगे प्रशांत किशोर? बिहार के युवा एक नई राजनीति की तलाश में है, बदलाव चाहते हैं। राज्य में 18 से 19 साल की उम्र के 14 लाख नए मतदाता हैं। एक ऐसे राज्य में जहां लगभग 3.5 करोड़ लोग नौकरी और रोजी रोटी के लिए पलायन करती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने इन्हीं लोगों को संगठित करने की कोशिश की है। पलायन के मुद्दे को उन्होंने चुनावी नारा में बदल दिया। वे पलायन रोकने के मुद्दे पर स्पष्ट वादा किया है कि यदि जनसुराज की सरकार आती है तो 14 नवंबर के बाद किसी को 10 से 12 हज़ार रुपये के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर अपने हर भाषण की शुरुआत इन्हीं शब्दों से करते हैं। वे कोई नेता नहीं हैं और ना ही वोट मांगने आए हैं। इसके बजाय वे खुद को बिहार का बेटा बताते हैं। लेकिन चुनाव ना लड़ने का उनका फैसला थोड़ा निराशाजनक रहा। इससे उनके और राघोपुर से मौजूदा विधायक तेजस्वी यादव के बीच जोरदार मुकाबले की उम्मीदें धराशायी हो गई। यह फैसला शायद इस बात से प्रेरित था कि पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे के तौर पर पूरे राज्य में उनकी ज़रूरत थी। अपने जीवन के शुरुआती दौर में प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, इसलिए वह चुनावी भविष्यवाणी करने का मोह नहीं संवार पाते। नीतीश कुमार, जिसकी जदयू में पीके कभी उपाध्यक्ष थे, उनके बारे में दावे के साथ कहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को 25 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। आगे कहते हैं, अगर मिलती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में पीके मोदी के भाजपा को 400 सीट पार कराने वाले अपने भविष्यवाणी में पूरी तरह गलत साबित हुए थे। अपनी पार्टी के प्रदर्शन के बारे में पीके 2 संभावनाएं सामने रखते हैं, या तो अर्श या फिर फर्श। वे खुद को पार्टी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि या तो वे चुनाव में नाटकीय बदलाव लाएंगे या खाता भी नहीं खोल पाएंगे। वे किसी नई पार्टी के अनुरूप औसत दर्जे के शुरुआती प्रदर्शन के लिए दांव नहीं लगाते हैं। वे यहाँ तक दावा कर देते हैं कि 125 सीटों को भी वे अपनी हार ही मानेंगे। दरअसल पीके का सारा जोर बिहार के प्रतिबद्ध मतदाता यानी यादव, मुस्लिम, अगरा, बनिया से अलग फ्लोटिंग वोट पर है, जिसकी कोई खास राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होती और अपना अवसर देखकर वोट करती है। प्रवासी बिहारी या फिर नीतीश कुमार के गिरते स्वास्थ्य के बीच मुख्यमंत्री कुमार का अति पिछड़ा 116 जातियों का 36% वोट में सेंध लगाने का पीके का प्रयास है। युवा वोटर से आस तो है ही, उस वोटर से भी पीके को उम्मीद है जो जाति धर्म से परे विकास के नाम पर वोट करती है। आंकड़ों के जादूगर पीके इसे सभी जाति धर्म मिलाकर लगभग 36% मानती है और उनका दावा रहा है ये वोटर बिहार में पिछले 35 वर्षों के सरकार से उबकर परिवर्तन के लिए उन्हें वोट करेगी। लंबे समय से आंकड़ों के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बिहार के बारे में राजनीतिक अफवाह फैलाया जाता रहा है कि यहाँ जाति और धर्म के आधार पर ही वोट पड़ती है। इसके लिए वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी का उदाहरण देते हैं। यदि बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ती है तो 20 वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और 11 वर्षों से पीएम मोदी प्रधानमंत्री कैसे हैं? आखिर इनके जाति की आबादी बिहार में कितना फीसदी है? लेकिन यह आंकड़ों का सतही विश्लेषण
और बिहार में जाति की राजनीति का सरलीकरण है। आखिर मोदी या नीतीश कुमार ने जाति और धर्म के आधार पर कई जातियों को एकत्रित कर अपना वोट बैंक बनाया। नीतीश कुमार का 116 अति पिछड़ा को जोड़कर 36% वोट बैंक बनाकर अपने पाले में करना इसका उदाहरण है। आखिर लालू यादव, नीतीश कुमार जाति से मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन इन्हें मुस्लिम वोट धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही मिलता है। स्पष्ट है कि नेता किस जाति का है। इससे बड़ा सवाल यह है कि वोटों का रुझान जाति विशेष का पार्टी या नेता के प्रति होता है। भीड़ और ऊर्जा के आधार पर चुनावी पूर्वानुमान लगाना हमेशा जोखिम भरा होता है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि पीके को सुनने के लिए आने वाली भीड़ सीटों और वोटों में कैसे तब्दील होगी। हालांकि चुनावी सर्वेक्षण में पीके को मुख्यमंत्री पद के पसंदीदा दावेदारों में दूसरे नंबर पर रखा गया है। अभी तक यह पता नहीं है कि महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए नीतीश के कार्यक्रम हवा के रुख को बदल पाएंगे या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चुनाव में इसका नाटकीय असर देखा गया है। लेकिन यह तो तय है कि पीके ने जमीनी स्तर पर पहुंच और सोशल मीडिया की कुशलता के अनोखे संयोजन का इस्तेमाल करके एक ब्रांड रिकॉल बनाया है। पटना की सब सड़कों पर बीजेपी जैसे मुखर पार्टी के मतदाता भी मानते हैं कि वे एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। हालांकि अभी भी कई मतदाताओं का कहना है पीके को अपने छाप छोड़ने के लिए एक और चुनाव की ज़रूरत है। वहीं कुछ लोग इस बार भी उन पर दांव लगाने को तैयार हैं। पीके यह दिखाने के लिए उत्सुक है कि राजनीतिक परिस्थितियों को चुनौती देने में वे बराबर के सहभागी हैं। अगर वे मुख्यमंत्री के गढ़ राजगीर में ताकत दिखाते हैं तो राजद के गढ़ जहानाबाद, राघोपुर में भी यही करते हैं। सवाल है कि वो दोनों गठबंधनों में किसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि दोनों ही खेमे की सीटों पर उनका असर पड़ने की संभावना है। दिलचस्प है कि जब पीके से पूछा गया कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में वे किसे अपना समर्थन देंगे तो वे स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहते। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से बराबर दूरी रखने की बात करते हुए पीके इतना संकेत देते हैं कि विचारधारा के आधार पर उनकी पार्टी अपने मूल स्वरूप में भाजपा की तुलना में कांग्रेस के अधिक करीब रही है। रही बात इस बात पर कि पीके के चुनाव में सीट हासिल करने का सवाल, तो यह असंभव नहीं तो मुश्किल इसलिए है क्योंकि जनसुराज के पिछले चुनाव के वोट परसेंटेज या सीटों की संख्या का कोई बेसलाइन नहीं है जिसके आधार पर विश्लेषण कर पूर्वानुमान लगाया जा सके। पीके पानी पर लकीर खींच रहे हैं और मछली अभी पानी के अंदर है। इसलिए एनडीए और महागठबंधन का चुनावी पूर्वानुमान तो एक हद तक लगाया जा सकता है, लेकिन पीके के लिए थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इतिहास गवाह है कि जब जनता मन बना लेती है तो सभी पूर्वानुमान धरे के धरे रह जाती है और चुनावी सुनामी की भनक तक किसी को नहीं लगती, क्योंकि मतदाता कोई प्रयोगशाला और ठोस वस्तु के लिए गति का नियम नहीं है जो कि हर परिस्थिति में एक समान होगा। ज़रूरत है चुनाव के पहले वोटर के चुप्पी का आदर कीजिए और चुनाव परिणाम का इंतज़ार कीजिए।